वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 298 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित एवं कृषि विभाग द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें 85% योगदान राज्य सरकार द्वारा और 15% योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो केंद्र द्वारा प्रायोजित एवं कृषि विभाग द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट, राज्य सरकार लिखा है। और इसमें 85% योगदान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है, केंद्र सरकार का, और 15% योगदान है राज्य सरकार का, तो दूसरा भी गलत है। दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा, और यह कृषि विभाग द्वारा चलाया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 85% योगदान केंद्र सरकार तथा 15% योगदान जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसलिए गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है फिर से। फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों के बाद में ही बोना चाहिए। जिन पौधों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत वाले पौधों के बाद बोना चाहिए। ये बात सही है, बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, फसलों के चक्रीकरण में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाता है। फलीदार फसलों को गैर फलीदार फसलों के बाद में बोना चाहिए। ठीक है, जिन पौधों की किस्मों को कम पानी की आवश्यकता होती है उन्हें अधिक सिंचाई की जरूरत वाले पौधों के बाद में बोना चाहिए। ठीक है, अधिक खाद की मांग वाले पौधों की किस्मों को कम खाद की आवश्यकता वाली फसलों से पहले बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद या उर्वरक हैं? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। बताइए। नाइट्रोजन युक्त खाद यूरिया तो है, अमोनियम नाइट्रेट भी है, ठीक है, और अमोनियम सल्फेट भी है। तीनों के तीनों हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, उर्वरक वे पदार्थ हैं जिन्हें पौधों के स्वास्थ्य और विकास के लिए मृदा में मिलाया जाता है। ये उर्वरक मृदा में खोए हुए पोषक तत्वों को पुनः स्थापित कर देते हैं। नाइट्रोजन युक्त खाद या उर्वरक की अगर बात करें तो ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पाई जाती है वो नाइट्रोजन युक्त खाद या उर्वरक कहलाते हैं, जैसे कि अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट तथा यूरिया। यूरिया फेवरेट है पीसीएस का, बहुत सारे प्रश्न इस पर पूछे गए हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन सी जैविक खाद की मुख्य किस्म या किस्में हैं? एजोला जैव उर्वरक है, माइकोराइजल कवक ये भी है, नीली हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। सारे के सारे उपरोक्त सभी डी है इसका आंसर। तो जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर, इनको जो है बायो फर्टिलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। ये बायो फर्टिलाइज़र वे जैविक या सक्रिय पदार्थ होते हैं जो अति सूक्ष्म आकार के बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, शैवाल और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके भूमि को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बनिक पदार्थों आदि से समृद्ध करते हैं। कृषि आधारित उद्योगों के काम में आने वाले कुछ जैविक खादों की मुख्य किस्में निम्नलिखित हैं। एक है राइजोबियम जैव उर्वरक, एक है एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक, एक है एजोस्पाइरिलम जैव उर्वरक, नीली हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, एजोला जैव उर्वरक, और फास्फोरस विलेत जैव उर्वरक, और माइकोराइजल कवक। इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट बनाकर याद रखिएगा इनको। एजोस्पाइरिलम। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, राइजोबियम पेड़ों और फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीवाणु है। एजोटोबैक्टर जीवाणु वृद्धि करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं उनकी उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। बताइए कौन सा करेक्ट है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस लेवल तक के अगर आप करेक्ट कर गए तो छोटे सवालों को तो वैसे ही गलत नहीं करोगे।
देखिए राइजोबियम जो है ऐसा नहीं है कि किसी भी पेड़ और फसलों की जड़ों में पाया जाएगा। राइजोबियम से बड़े लंबे से सवाल पूछे जा रहे हैं बहुत लंबे समय से। ठीक है, राइजोबियम फलीदार फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, एक सहजीवी बैक्टीरिया है। ठीक है, सहजीवी बैक्टीरिया है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि इसने तो किसी भी आम पेड़ पौधे के लिए लिख रखा है स्टेटमेंट। यह फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। बाकी दूसरा वाला करेक्ट है, तो एक को एलिमिनेट करके इसका आंसर 2 लगाना पड़ेगा अपने को। तो राइजोबियम पेड़ों और फसलों की जड़ों में नहीं बल्कि फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक सहजीवी जीवाणु है, सहजीवी बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ये ग्रंथिकाएं खेतों में बहुत छोटे आकार की नाइट्रोजन फैक्ट्रियों के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, अब आइए जी, आ जाइए एजिटोबैक्टर पे। एजिटोबैक्टर वायवीय स्वतंत्र जीवी मृदा में वास करने वाले नाइट्रोजन स्थिरकारक जीवाणु हैं। ठीक है, ये जीवाणु वृद्धि करने वाले हार्मोनों का उत्पादन करते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं उनकी उपज बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो दूसरा वाला करेक्ट, पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला एक सहजीवी बैक्टीरिया, न कि किसी भी पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला। पौधों में निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? ये भी पूछ ले जाते हैं प्रश्न। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं, कौन से बृहद पोषक तत्व, कौन से गौण पोषक तत्व? तो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं यहाँ पर लोहा, जिंक और मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी। तो पोषक तत्व की बात करें तो पौधे जड़ों द्वारा भूमि से पानी एवं पोषक तत्व वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य से प्रकाश लेकर अपने विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्वों को पौधे की आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन है। जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है। और गौण पोषक तत्व हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले, कम मात्रा में पाए जाने वाले और बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है इन सब की, इसलिए ये हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो NPK तो आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ये प्रश्न भी पूछ ले आते हैं। क्रांति और किससे संबंधित है, किस फसल से? गोल क्रांति के सामने आलू उत्पादन लिखा है, रजत क्रांति के सामने अंडा उत्पादन लिखा है, सुनहरी क्रांति के सामने फसल उत्पादन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से ही संबंधित है, करेक्ट है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन से ही संबंधित है, उत्पादन लिखा है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। सारे के सारे ऑलरेडी सुन लेते हैं। तो भारत में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु हरित क्रांति के तर्ज पर खाद्य विशेष के लिए, ठीक है, अलग अलग क्रांति की शुरुआत की गई। ये क्रांतियाँ कौन सी हैं? गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और बहुत बार पूछी जाती है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन। ठीक है, लाल क्रांति भी रख देते हैं मांस उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। गहन निर्वाह कृषि से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत किसान बड़े भूखंड पर खेती करता है। गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल गेहूं है और यह कृषि दक्षिण, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। बताइए कौन सा करेक्ट है? देखिए, गहन निर्वाह कृषि है, निर्वाह 2 वक्त की रोटी। ठीक है, तो बड़े भूखंड कहाँ से आएंगे? छोटे भूखंड पर होगी ना, गलत है पहला स्टेटमेंट। और मुख्य फसल चावल होती है इसकी, तीसरा वाला करेक्ट है। करिए एलिमिनेट पहले दूसरे को, केवल 3 करेक्ट हो जाएगा। तो गहन निर्वाह कृषि का एक प्रकार है। इसके अंतर्गत किसान छोटे भूखंड पर साधारण और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल होती है, गेहूँ नहीं। ठीक है, अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं। तो मुख्य फसल कौन सी है? चावल। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत शामिल हैं मिश्रित कृषि, रोपण कृषि नहीं, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि नहीं,
चलिए करेक्ट बता देते हैं, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण, ऑप्शन नंबर ए। तो आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। सबसे पहले आ जाइए स्थानांतरित कृषि। देखिए यह अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में प्रचलित है। यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कशाबा जैसी फसलों को उगाया जाता है। झूम बोलते हैं भारत में इसको, नॉर्थ ईस्ट में स्थानांतरित कृषि को, और यह पर्यावरण की शत्रु है। चलवासी पशुचारण की बात करें तो यह सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं और विभिन्न मार्गों में भ्रमण करते हैं, एक निश्चित मार्ग में। ठीक है, पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां आदि पालते हैं और इनको चराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, एक बार फिर से दो स्टेटमेंट के साथ बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। जूट और गन्ने की फसल को कम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। देखिए चावल हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया, इनकी फसलों को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। बाकी शुष्क भूमि कृषि है तो 75 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होगी। ठीक है, सही है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा वाला गलत है। तो भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इस शुष्कता को सहन करने में सक्षम फसलों जैसे कि रागी हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया और ज्वार आदि जो हैं वो इसमें उगाई जाती हैं। पहला वाला करेक्ट है। दूसरा वाला गलत है क्योंकि चावल, जूट, गन्ने की फसल को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अतः ये फसलें उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं जहाँ रेनफॉल जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। ठीक है, ये क्षेत्र आर्द्र भूमि कृषि क्षेत्र कहलाते हैं। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तो ये कुछ इन्वायरमेंट इकोलॉजी यानी पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 10। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।